नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने अपने नकारेपन के कारण जो हवाई अड्डों का जो हस्त्र हुआ वो हस्त्र जेवर का ना हो। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और अब उन कामों का लोकार्पण किया जा रहा है जिससे बीते सालों में युद्ध स्तर पर पूरा किया गया। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जाना है। चुनाव के समय यूपी में भाजपा 2 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर चुकी होगी जब वो चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास होगी। लोग इस बात का आकलन करेंगे कि बीते 10 साल में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए कौन कौन से बड़े काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बीजेपी की सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर कौन से बड़े काम हुए। शनिवार 28 मार्च को ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने से यूपी में अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चले और इसके लिए एविएशन सेक्टर में आमूल चूल बदलाव भी किए गए और युद्ध स्तर पर काम भी पूरे कराए जा रहे हैं। फिलहाल यूपी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 5 होने से एक रिकॉर्ड जरूर बना है। यूपी में अब डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 17 हो गई। यूपी में सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाने का बजट भी बड़ा हिस्सा उस पर खर्च किया। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 7 एक्सप्रेसवे काम कर रहे हैं, 3 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं और 12 नए एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव सरकार ने मंजूर कर रखे हैं। यानी कुछ ही सालों में यूपी में एक्सप्रेसवे की कुल संख्या 22 पहुंच जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा देश में। इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश में मेट्रो का जाल भी बिछाया गया है। यूपी के 6 बड़े शहरों में मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में मेट्रो योजना प्रस्तावित है। इस सब के साथ ही यूपी में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय जहां महज 61,142 रुपए थी, वो 2024-25 तक बढ़कर 1,26,304 रुपए पर पहुंच गई है। साल 2017-18 में यूपी का बजट सिर्फ 3,84,659 करोड़ रुपए था। 2026-27 का जो बजट है वो बढ़कर 9,12,696 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब साफ है कि विकास कार्यों के मामले में योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बजट बड़ा किया और बड़ा हिस्सा उस पर खर्च भी किया जा रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए हिंदी बेल्ट में खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विकास कार्यों के साथ साथ जातीय समीकरण भी सेट करने होते हैं। अगर जातीय संतुलन बिगड़ जाए तो चुनाव में झटका लग सकता है। इसलिए हर पार्टी अपने कोर वोटर के साथ साथ दूसरे वर्गों के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास करती है। भाजपा इस समय हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है, जिसमें यूपी की 80% आबादी शामिल है। इसी हिंदुत्व में दलित और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक बराबर प्रतिनिधित्व पर बीजेपी का फोकस रहता है। यूपी में इस बार विपक्ष ने बीजेपी से हिंदू वोटर्स के कुछ हिस्से दूर करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, जिसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों पर फोकस किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने का नैरेटिव चलाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़े स्तर पर चोट पहुंचाई और 37 सीटें जीतकर देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी की नजर अब उत्तर प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर है। फिलहाल इस बार मुकाबला जोरदार होगा ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी के पास लगातार जीत का पुराना रिकॉर्ड है तो सपा के पास 2024 में हुआ चमत्कार है। देखना है कि सियासी अखाड़े में कौन किस पर भारी पड़ता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पीडीए समाजवादी पार्टी का बेड़ा पार करेगा या बीजेपी के विकास के काम उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बनेंगे। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान।
ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है पार्टी, झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे जी हैं, संतोष दुबे जी हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपीश जी पहले सबसे आपसे आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से विकास के काम गिनाए जा रहे हैं, जितना डेवलपमेंट दिखता है, आपको लगता है कि डेवलपमेंट कोई मुद्दा होगा चुनाव के समय पर? क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके शासनकाल में भी हुई। ऐसा नहीं है कि आपके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ आपने भी किया, कुछ ये भी कर रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये महसूस करती है कि चुनाव डेवलपमेंट पे होगा 2027 का, या आपको लगता है कि पीडीए का फार्मूला ही आपको चुनाव में आगे लेकर के जाएगा? देखिए, पीडीए ही तो डेवलपमेंट है। समतामूलक समाज की स्थापना, प्लान डेवलपमेंट एसेंट, पीडीए के फुल फॉर्म। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। गांधी जी ने क्या कहा था कि जब तक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान और तन ढकने का कपड़ा नहीं होगा, तब तक हम एक धोती में ऊपर और नीचे दोनों लपेट के रहेंगे। तो बापू की चीजों को पूरा करने के लिए आपको समतामूलक समाज की स्थापना करनी होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संभव नहीं। इन्होंने डेवलपमेंट किया, इसमें हम आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ अपने मित्रों के लिए किया है, अडानी और अंबानी साहब के लिए किया है। देश की सारी धरोहर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जल हो, चाहे कोयला हो, चाहे भंडारण हो, सब उठा करके सीमित हाथों में से केंद्रित कर दिया।
आप आख्या उठा करके देख ले, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। मैं अभी आपके एंकरिंग के दौरान जो आपने अपना एडिटोरियल पढ़ा, मैं तो अचंभित हूं इस बात से लेकर के कि जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी थी तो 4 लाख करोड़ का अगर बजट था, तो आज 8 साल के बाद आप खर्चा 4.5 लाख करोड़ रुपए कर पा रहे हैं और दिखाने के लिए बजट आप 9 लाख करोड़ का देते हैं। कुछ शर्म और हया बची है कि नहीं बची है भारतीय जनता पार्टी में, या सब धो करके पी गए? लखनऊ के अंदर अगर पूछ लूं तो एक काम नहीं बता पाएंगे, सारे हमारे कामों का इन्होंने फीता काटा है। और जो डेवलपमेंट इन्होंने किया, जो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम 8 लेन की दे रहे थे, वो कहीं ज्यादा के खर्चे पर इन्होंने 6 लेन बनाई, उसकी डेप्थ का मानक घटा दिया। पूरी की पूरी आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ करके देखिए, किलोमीटर की किलोमीटर सड़कें रिपेयरिंग हुई हैं। और बुंदेलखंड के अंदर की तो सड़क तो पहले ही बारिश में धंस गई थी, आपको याद होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो बनाई वो धंस गई, और 7,500 करोड़ रुपए केवल 91 किलोमीटर की रोड पर भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। डेवलपमेंट तो किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लिए जो डिजिटल आंकड़ा होता है ना, वो जरूरी है। लखनऊ में इकाना स्टेडियम को अटल बिहारी जी के नाम पे समर्पित कर दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो एक जाने माने भारत के, हिंदुस्तान के अच्छे नेता थे, जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा रखी थी और 1 वोट से अपने सरकार को जाने दिया था। खरीद फरोख्त नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तरह, और उसको आपने विभिन्न जगहों पे देखा है। लेकिन हकीकत क्या है, लखनऊ के अंदर कोई भी डेवलपमेंट ये नहीं किए। लखनऊ का लुलु मॉल 2013 में समाजवादी पार्टी के द्वारा जमीन का आवंटन, चाहे दुग्ध उत्पादन केंद्र में अमूल से लेकर पराग से लेकर के शुद्ध से लेकर सब भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा, भाजपा की सरकार में नहीं लगा। और मेदांता से लेकर के किसान परिपथ हो, शहीद परिपथ हो, सब समाजवादी पार्टी की देन है। पुलिस मुख्यालय जिस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, जिन सुविधाओं से लैस किया वो समाजवादी पार्टी ने किया था। जिस लोक भवन में बैठ करके योगी आदित्यनाथ जी पाखंड करते हैं विकास का, 90 लाख करोड़ का एमयू सिग्नेचर करते हैं, और धरती पर केवल 1,20,000 करोड़ के ही उद्योग लगा सके, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा पैसा इन्होंने मीट करवा करके खर्चा किया है। और सबसे पहली चीज तो हमें आप बताइए, कैंसर हॉस्पिटल भी हमने बनवाया और आपने अटल जी को समर्पित कर दिया। आपने लखनऊ के अंदर रिवर फ्रंट को, चलिए ठीक है कपिल जी, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संतोष जी से इसका जवाब लेते हैं। संतोष जी, समाजवादी पार्टी के 2 मुख्य आरोप हैं। ठीक है कपिल जी, सुनिए आपकी बात। 2 मुख्य आरोप हैं। एक तो ये कि आपने लखनऊ और प्रदेश में क्या किया, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की हैं, आपने उनका नाम बदलकर और अपनी सरकार की उपलब्धियों में उसको शामिल कर दिया। ये एक आरोप है समाजवादी पार्टी का। दूसरा, उनका कहना है कि पीडीए का विकास समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर जो विकास आपकी तरफ से हुआ उसमें कई छेद हैं, और साथ साथ वो छेद बनाए आपके दोस्तों ने हैं, यानी काम जो दिया गया वो बीजेपी ने अपने दोस्तों को दिया। तो आपके लिहाज से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर लड़ेगी, या फिर यह पीडीए का जो फॉर्मूला है इससे आपको ज्यादा खतरा है, बजाय इसके कि जो डेवलपमेंट के काम किए हैं उस पर जनता आपको वोट दे? शेखर जी, कपिल भाई एक अच्छे प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे लीडर हैं, लेकिन इनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस पीडीए की ये बात कर रहे हैं वो पीडीए क्या है। वो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको माननीय मुलायम सिंह जी जब थे तब भी उन्होंने डेवलप किया, और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए माननीय अखिलेश जी भी डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीए के नाम पर जो और लोगों को जो छलने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको जो है इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि पीडीए है क्या। एक ही परिवार से 5-5, 6-6 लोग जो है सांसद बन जाते हैं। एक ही परिवार से एक समय शेखर जी ऐसा था
कि 56 के 56 लाल बत्ती सिर्फ एक परिवार के पास थी। तो ये पीडीए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये तो पीडीए की बात हो गई। रही बात डेवलपमेंट की, तो जिस तरीके का डेवलपमेंट इनका था, हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर इनका डेवलपमेंट था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का, उन माफियाओं के जरिए ये जो है किस तरीके का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, ये भी पूरा प्रदेश देख चुका है। और यही कारण है कि लगातार 2 बार से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 14 के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश का विकास शुरू हुआ है, उसको विपक्ष के जो लोग हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, मिड डे मील पूरी तरीके से संचालित हुआ। अभी आपने देखा एयरपोर्ट, हर जिले में जो है एयरपोर्ट की व्यवस्था जो है, आज की जो एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है वो उससे कितने लोग लाभान्वित होंगे वो विपक्ष को नहीं दिखाई देता है। विपक्ष को सिर्फ खोट दिखाई देती है। विकास में भी ये खोट ढूंढने का काम करते हैं। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से योगी जी के शासन काल में अमन चैन बना हुआ है वो भी इनको नहीं दिखता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी के हमारे भाइयों को नहीं दिखता है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि हम किस तरीके से सरकार को बदनाम करें। और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया था वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरीके से यहाँ नंगा नाच होता था, किस तरीके से अपराधी घरों में घुसकर लूटपाट करने का काम करते थे, व्यापारी अपना दुकान नहीं खोल पाता था, सरेआम हत्याएं होती थी। तो ये जो है उत्तर प्रदेश, उसी तरीके का उत्तर प्रदेश की इनकी जो है जो भावना है वो अब नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है कि हमको एक स्वच्छ वातावरण का उत्तर प्रदेश चाहिए जिसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से जी सके, अपने हिसाब से चल सके, अमन चैन बरकरार रहे। और आज उत्तर प्रदेश में वो दिख रहा है। संतोष जी, मैं आपसे एक चीज ये जरूर समझना चाहूंगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा है, चूंकि ये फैक्ट की बात है, तो आपने अपनी समीक्षा की होगी। अगर ये मान लें कि पीडीए का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था और समाजवादी पार्टी को जो भी सीटें मिली हैं वो उस वजह से नहीं मिली, तो बीजेपी ने अपने आकलन में क्या पाया है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें घटी उसका कारण क्या था? देखिए शेखर जी, कहीं ना कहीं 2024 में हम लोगों को जो है नुकसान हुआ और उसका हम लोगों ने आत्ममंथन भी किया है। और रही बात चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर्स, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जनता के बीच में रहता है, जनता के साथ तालमेल बनाता है, सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाता है। और लगातार वही इसी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जीतती है अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पे चुनाव जीतती है, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पे चुनाव जीतती है। हम हवा में बात नहीं करते। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ताओं का थोड़ा बहुत भरोसा भी टिका और उन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत भी कम कर दी, जिसकी वजह से आपकी सीटें कम हुई। पीडीए कोई मामला नहीं था, आप ये कह रहे हैं? देखिए, भरोसा कम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई, उसको हम मानते हैं, कोई चूक है, उस पर हम लोगों ने समीक्षा की है। लेकिन अब आने वाला जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी को अगर पीडीए के जो है 24 की नजर से देख रही है तो वही हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे 2027। ये इनको जो है ये लग रहा है कि जनता नाराज है और हमको वोट दे देगी, तो ऐसा नहीं है। जनता जानती है कि योगी के हाथ में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हमको फिर योगी ही चाहिए। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आता हूं मैं कपीश जी आपके पास, हम नवीन जी के पास चलेंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। नवीन जी, आपने दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी है। बीजेपी और सपा ने इस बात को कतई खारिज नहीं किया है कि डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह भी बात साथ साथ कही जा रही है कि डेवलपमेंट उन्होंने ही किया है, जो सामने वाले कह रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन हकीकत यह है कि जब टिकट बटेंगे, जब उस दौर में हम देखेंगे तो सारी गुणा गणित इस विषय पर टिकी होगी कि कहां कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है और किस तरीके के वोटर्स हैं वहां पर जो उसके सपोर्ट में आ सकते हैं। तो हम
किस चीज को ज्यादा वजन दें, डेवलपमेंट या पीडीए का फॉर्मूला? पीडीए से मतलब एक जातीय समीकरण भी शेखर जी, जी शेखर जी, देखिए ऐसा है, हम लोगों ने 2017 का चुनाव देखा और 2012 में जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे तो इस प्रदेश के युवाओं को एक बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने जिस जोश के साथ में उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य कराए, विकास के कार्य कराए, अभूतपूर्व थे, तो कोई दो राय नहीं है, स्वागत करना पड़ेगा हमको। और एक्सप्रेस वे दे दिया, तमाम बिल्डिंग्स लखनऊ में दी, जो परिपाटी बसपा सरकार में मायावती जी ने डाली उसका खंडन नहीं किया, उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा और आगे बढ़ाया। मेट्रो दी तमाम शहरों में ले जाके, लखनऊ में मेट्रो दी और एक्सपेंड की नोएडा में मेट्रो, बाकी जगह भी, कानपुर में मेट्रो का उन्होंने उनके कार्यक्रम अच्छे काम किए। लेकिन जब चुनाव का समय 2017 का आया तो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया उसकी आंधी में विकास वाला नैरेटिव पीछे रह गया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के सत्ता में आ गई। अब उस परिस्थिति से निकलने में सपा को अभी लंबा समय लगा। 2 विधानसभा चुनाव निकले, 17 का निकला और 22 का निकला। 22 में समाजवादी पार्टी ने अपनी डबल से ज्यादा बढ़ोतरी तो की लेकिन सत्ता से दूर रही। तो अब जब लोकसभा का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी की जो भी नीति निर्माता है अखिलेश जी के साथ में, वो टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया उसने। और जो लोकसभा का चुनाव आया उन्होंने पीडीए का नारा दिया। पीडीए के नारे में उन्होंने सबको फिट कर लिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पी से पंडित जी भी कह लीजिए और आ से अगड़ा, ए से अगड़ा भी कह लीजिए, इस तरीके से उन्होंने गुलदस्ता तैयार कर दिया, जिसकी परिणति हमने लोकसभा के चुनाव में देखी। आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में 400 पार का नारा दे रही थी। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि 10 से ज्यादा सीटें, 10 भी नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की। और आप एक चीज देखिए, जो कांग्रेस विधानसभा में 0 पे आउट हुई थी, वो कांग्रेस 6 सीटें सपा के साथ गठबंधन में जीतती है, 37 सीटें समाजवादी पार्टी, 43 सीटें आपके हाथ से छीन के ले जाते हैं वो, तो झटका तो बड़ा था, इसमें कोई दो राय। और वो प्रदेश है जहां की योगी जी जब किसी दूसरे प्रदेश में प्रचार करने जाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 100% का है, कि जहां जनसभा करके आते हैं वो कैंडिडेट 100% जीत जाता है। और बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में इस तरीके की का झटका भाजपा को देखना पड़ा। उसके 2-3 कारण मैं जो समझता हूं, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान 240 सांसदों को अगर आप देखें तो इसमें लगभग 130 से ऊपर संख्या ऐसे सांसदों की है जो भाजपा के न तो कभी कार्यकर्ता रहे, न भाजपा की विचारधारा से जुड़े रहे, ना ही वो आरएसएस के कभी सदस्य रहे। वो लोग कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की पृष्ठभूमि से आते थे, लेकिन वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। अब आपका जो अपना कार्यकर्ता था, जो उम्मीद लगाए बैठा था, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर आप इतिहास देखें तो 30-30 साल, 35-35 साल से लगे हुए हैं। उनको क्या हासिल हुआ? जब उनके सपनों पर कुठाराघात हुआ तो एक परिणति तो वो भी थी कि नाराजगी थी कार्यकर्ता। अब दूसरी चीज आती है कि 27 का जो चुनाव होने जा रहा है, 27 में इस समय ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की काट के चक्कर में दलितों को साधने के लिए एक कार्ड खेला, वो यूजीसी कानून का नियम लेके आए। वो कार्ड भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूं बहुत बड़ा आत्मघाती कार्ड है आज की तारीख में। अब यहां एक चीज और आती है निकल कर कि इसको इनकेसमेंट बसपा करा पाती है या समाजवादी पार्टी करा पाती है। कितना ब्राह्मण कार्ड खेल पाएंगे अखिलेश जी? अगर अखिलेश यादव इस कार्ड को खेलने में सक्सेस हो गए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दूसरी एक और चीज है कि 12% वोट जो है 29 से इनके पास बचा है बीएसपी के पास में। अब बीएसपी कितना एनहेंसमेंट कर पाती है, कितनी उनकी लीडरशिप जमीन के बीच में जाके और वो कर सकती है, क्योंकि मायावती जी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि वो जब टिकट देती हैं तो उनके ही कार्यकर्ता निराश होते हैं और चर्चाएं होती है कि नहीं साहब वो तो पैसा लेती है, टिकट देती है, उनका तो एक स्थिर वोट बैंक है। लेकिन अब वो वोट बैंक इंटेक्ट नहीं रह गया है, वो 22 से भी 12 पे आ गया है। तो ऐसी स्थिति में कौन जाएगा वहां इन्वेस्ट करने और क्या वो प्रणाली बदलेंगे और वास्तव में अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, ये सब इस पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल के अगर परिदृश्य में आप देखें डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, तो हम एक चीज देखते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप समग्रता में जाइए, बहुत बढ़िया नारे दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने, ओडीओपी को आप लेके आए, तमाम आप योजनाएं लेके आए। लेकिन अब हम जब देखते हैं ओडीओपी में कन्नौज का इत्र उद्योग तो जहां का तहां है,
फिरोजाबाद का गिलास उद्योग जहां का ठीक है। तहां है, जो बात अलीगढ़ आप का कह रहे ताला हैं उद्योग नवीन जी, भी दम उससे तोड़ इतनी रहा बात है, समझ में आ मुरादाबाद रही का है। पीतल उद्योग भी अपनी जगह पे यथावत नहीं है, बड़ा एनहेंसमेंट तो हुआ नहीं है, यथावत भी नहीं रह पा रहा इतनी है। बात समझ अब में आ तीसरी रही है स्थिति आती है कि कि जब विकास का नाम तो दिया जाएगा, मुलम्मा चढ़ाया जाएगा, लेकिन आखिर में जा करके और सारी चीजें इसी आधार पर फंसेंगी जहां पर जातीय गोलबंदी हमने बीते चुनाव में भी देखी है। मतलब ये पैटर्न पूर्ण बहुमत की सरकारों के साथ में भी चला है 2007 ऑनवर्ड्स। मायावती जीती हो, चाहे अखिलेश जीते हो या बीजेपी जीती हो, ये गोलबंदी अपनी तरह से रही है। कबीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी पॉलिटिक्स रही है, उस पॉलिटिक्स में अभी तक जिस तरीके का नैरेटिव सेट करते थे, या बीजेपी अभी भी करती है, विपक्ष करता है आपके विरोधी, कि कानून व्यवस्था को याद कर लें और उन लोगों को याद कर लें जो लोगों को प्रताड़ित किया करते थे, या थानों में क्या स्थिति होती थी वगैरह वगैरह। आपको लगता है कि उन चीजों से कहीं आप पार पा पाए हैं? क्योंकि अब वो लोग तो रहे ही नहीं, वो तो मिट्टी में मिल गए जो आपकी सरकार में आकर के और माफियागिरी करते थे। उनका काम तो बीजेपी ने ही खत्म कर दिया। तो अब तो आपके लिए खुला मैदान है कि आप डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ सकते हैं, कहें कि वो तो बीजेपी ने खत्म कर दिया, उनका धन्यवाद, अब हमें डेवलपमेंट पे वोट दे दो, पीडीए वीडीए किनारे करते हैं हम। सर भाई, आपकी शिखर वार्ता में जो भी प्रश्न आपने चस्पा किया हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं। अरे ये हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, पब्लिक भी जान रही है। अब उस पे अगर हम समय ज्यादा देंगे तो संतोष जी उस पे गोल गोल घुमाते रहेंगे। हम क्यों घूमे? ये चर्चा हम जनता के लिए कर रहे हैं, जनता समझदार है। एकदम आपके टॉपिक पे ही बात करूंगा, मैं गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। और दुख इस बात का है कि हमने जो उनके विकास में भ्रष्टाचार को उकेरा, उस पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। हमने जो अपने डेवलपमेंट को गिनाया, उस पर भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि लोक भवन में बैठ के आप जो फैसले लेते हैं, उसके भी संदर्भ में नहीं कहा। अब हम एक बात कहते हैं, इन्होंने अभी अपने तलफ्फुज से ये कहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया इनके में विकास होता था, हमारे में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। कौन सा नया प्रोडक्ट आपने किस जिले में लाया? बताइए संतोष भाई, गोरखपुर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन सा आइटम आता है? देवरिया में बताइए कौन सा आइटम आता है? फिर दूसरी बात, आपने कहा हर जिले में हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया। अरे भाई, जो जिला चिकित्सालय था उसी को आपने मेडिकल कॉलेज कह दिया। हमको भर्ती बताओ कि कहां आप पढ़ा रहे हो, मेडिकल कॉलेज है तो पढ़ाओगे ना आप। एमबीबीएस की कितनी सीटें आपने बढ़ाई? क्या आपने जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो डॉक्टरों की कमी, जो कंपाउंडरों की कमी, जो नर्सेस की कमी थी, क्या आपने पूरी कर दी? आज भी 10,000 पद रिक्त हैं डॉक्टरों के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, डॉक्टर के, और आप बेड टिकट बता ही नहीं पाओगे कि कौन से मेडिकल कॉलेज में। आप सिद्धार्थनगर में बताओ कहां बना है, आप बताओ देवरिया में मेडिकल कॉलेज कहां बना हुआ है, आप बताओ हमें मेडिकल कॉलेज, आप बस्ती में बता दो ना कहां बना हुआ है। हाँ, नहीं बता पाओगे आप। ये सब हवाई चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। अगर वाकई भौतिक स्तर पर आपने उतारा होता विकास को, तो माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी संसद के इलेक्शन में आपको इतनी बुरी तरीके से हार नहीं दी, क्योंकि आपने मुंह से खाली कहा, डेवलपमेंट नहीं किया। और हमने काम बोलता है पे चुनाव लड़ा था, लड़े हैं और लड़ेंगे। हम बने ना बने, सेवा का माध्यम क्या होगा वो जनता तय करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी काम बोलता है के नाम पे चुनाव लड़ी थी, लड़ी है और लड़ेगी। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये पीडीए है। आपने देखा होगा, हम देश भर में पीडीए का प्रोग्राम चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। प्लान डेवलपमेंट एसेंट, और हम ये बता रहे हैं कि होलिस्टिक आप स्वास्थ्य की सेवा कैसे दे सकते हैं, होलिस्टिक आप शिक्षा को कैसे ला सकते हैं, बीमा क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स हैं, हमने काम किया है, हमारे पास लोग हैं। प्रबुद्धजीवी, आपके पास भानुमति का तुम्बा जोड़ा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कोई विचारधारा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कहां से किसको ले लिया जाए, क्या तिकड़मबाजी कर लिया जाए, और मंदिर के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर भड़का करके, जाति और धर्म को लड़ा करके किस तरीके से जीत लिया जाए। तो जब आप इन विषयों पे जीत के जाइएगा तो डेवलपमेंट कहां से कर पाइएगा?
ये तो प्रेशर उन सरकारों पे होता है जो डेवलपमेंट के लिए एक चीज दे के जाते हैं। आपने कहा हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, नहीं किया। आपने जब ये कहा 2017 से लेके आज तक कि किसान के बिजली का बिल माफ और उत्तर प्रदेश की जनता का बिजली का बिल हाफ, आपने अभी बढ़ा दिया। तो आप बताओ ना, आप जो कह रहे हो उसका उल्टा आप प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हो। आपने इतने बड़े बड़े सबमिट किए, आप बताने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं कि सैमसंग साहब हमारा लाया हुआ है। 1996 में जो है, जुलाई 1996 में सैमसंग आई थी बसी, और 97 में उसने पहला टीवी बनाया, और 2004 में उसने पहला मोबाइल बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाया है। तो आप ये मत कहो, हम लोग सारे लोग समझदार हैं। आपके फीता काट देने से वो काम आपका नहीं हो जाएगा। और यही दिक्कत है कि आप अपने बारे में बात नहीं करते। वन डिस्ट्रिक्ट माफिया, चलिए बताइए लखनऊ का माफिया कौन है इस समय? चलिए बताइए कैसरबाग का माफिया कौन है? चलिए बताइए गोंडा का माफिया कौन है? चलिए बताइए जौनपुर का माफिया कौन है? चलिए बताइए गोरखपुर का माफिया कौन है? अरे गोरखपुर का माफिया तो वो व्यक्ति है जिसने अपने ऊपर से मुकदमा उठा लिया। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। चलिए ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात रखी, अब इसका जवाब ले लेते हैं, वरना सवालों की फेहरिस्त समाजवादी पार्टी के पास कम तो है नहीं। संतोष जी, आपने कपिल जी के जो सवाल हैं उसको सुना ही होगा। बनारस के माफिया का नाम क्या है? बनारस के माफिया का नाम क्या है? मैं संतोष जी आपसे ये जानना चाहूंगा 80 से ज्यादा जो बातें आप माननीय विधायक किसके हैं? अब कपिल जी फिर ऐसे तो चर्चा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, पूरा आरोपों में ही हो जाएगा। माफिया की बात ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए कपिल जी। माफिया की बात ना करें। इस समय सारे माफिया भारतीय जनता पार्टी में है। 2 माफिया को मिटाने के लिए देखिए, आपके बताते रहने से मामला बनेगा नहीं। अगर संतोष जी जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका जो अभी तक आपने सवाल रखे हैं उनका माइलेज तब मिलेगा जब संतोष जी का जवाब आएगा। तो अब थोड़ी देर इंतजार कीजिए। गाड़ी तेज चलाने के बाद थोड़ा सा रफ्तार छोड़ दी जाती है, चलने दो अपने आप, अभी जवाब आने दीजिए। संतोष जी, आरोपों को आपने लंबा सुन लिया है, मैं सवाल के बजाय अब इन्हीं आरोपों का आप जवाब दे दीजिए ताकि चर्चा आगे बढ़े। बिल्कुल शेखर जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां पे जो है भर्ती नहीं हो रही, वहां डॉक्टर नहीं है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल जी शायद या तो पूरे प्रदेश में घूमते नहीं है या घूम के देखते नहीं है, या सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठ के तय कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। जो चीजें हैं, जो विकास है, वो सड़क पे दिखता है। आप सड़क देखिए, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अभी जो है किसान पथ बना, अभी जो है आउटर रिंग रोड बनी, लखनऊ में ही ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। आप निकलो तो शहर में, आप शहर में निकलना नहीं चाहते हो। आपका नेता भी शहर में नहीं निकलते हैं, उनको भी जो है वही कमरे से बैठ के भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनानी है। आप बाहर निकलो, आपको विकास दिखेगा। आप बाहर निकलना नहीं चाहते। दूसरी चीज, माफियाओं पे अभी शेखर भाई ने आपसे पूछा कि 2 माफिया तो पलट गए, अब आगे क्या करेंगे? तो इनके 2 नहीं पलटे भाई साहब, शेखर भाई, अभी इनके पास बहुत बड़ी का माफिया कौन है? ब्रजेश सिंह का नाम सुना है कि नहीं सुना? हम तो खोल करके नाम ले लेंगे, हमें कोई डर नहीं। आप बताओ जौनपुर का माफिया कौन है जो कैप्टन के साथ क्रिकेट खेल रहा था? आप बताओ कौन है? गोंडा का माफिया कौन है? जो है माफियाओं का जखीरा है, अभी वो शान। संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संतोष जी, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करते हैं संतोष जी तक दोबारा पहुंचने की। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ी दिलचस्प चीज आई अभी, चूंकि मामला इस पे चल रहा था, ये जो चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हमेशा ये चीज रहती है कि जातीय गोलबंदी में उनकी जाना मजबूरी होती है। वो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कितना भी आप उनको रोकना चाहें। लेकिन अच्छी चीज ये है कि पिछले 2007 ऑनवर्ड्स, पिछले 2 दशक में हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के काम भी ऐसे हुए जो सामने से दिख रहे हैं, किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन हाल फिलहाल में 2017 से लेकर के और 27 के बीच में जो काम उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी 5 साल में, या कह दीजिए सरकार बनने के अगले दिन से कर लेती थी, उसमें उसको करीबन 8-9 साल लगे। उदाहरण के स्वरूप आप ऐसे समझिए
कि ये जैसे एक मामला अभी सामने आया कि किसी कंपनी से सीईओ से मिलवा दिया मुख्यमंत्री को और उसकी वर्थ उतनी थी नहीं, एमओयू साइन हुआ, फिर एमओयू को रिजेक्ट करना पड़ा। अब ये मान लीजिए मायावती की सरकार में हुआ होता तो जिस अधिकारी ने मिलवाया था उसको बुलवाया जाता और कहा जाता कि भाई इसके बारे में पता कर लो, जितना जो कुछ यहां मिलवाने की जो फीस है वो इससे अपनी ट्रेजरी में जमा करवाओ। मतलब 1 नंबर में आता, 2 नंबर में आता, वो अलग बात है, ये टेंडेंसी रही है। मान लीजिए नेताजी का दौर होता तो ये होता कि उस अधिकारी को बुलाओ, ये तो कमाऊ पूत है, सरकारें इसी की वजह से बनती हैं और चलती हैं, इसको बुलाओ। और ये जो अधिकारी आता तो उससे कहा जाता कि भाई ये जो तेरी वजह से नुकसान हुआ है इसको भरपाई कर, कहां से करेगा ये तू देख ले। तो ये होता। अभी अखिलेश, चूंकि नेताजी उस समय थे 12 से 17 के बीच में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खुद अखिलेश का कितना है ये हमें देखना बाकी है। अभी वो हमने नहीं देखा है, क्योंकि चाहे एक्सप्रेसवे बना हो, चाहे बाकी चीजें बनी हो, उसमें नेताजी ने जो कंपनी बना रही थी उससे डेट और टाइम कागज पे लिखवा लिया था इनॉग्रेशन के समय पे ही। ये हम सब लोगों ने खबरों में भी चलाया। अभी ये क्या हुआ है कि 9 साल लगे यूपी की ब्यूरोक्रेसी को सरकार को ढीला करने में, लेकिन स्थिति यह है कि यहां कोई वैसा तेवर नहीं दिखा। मतलब अगर अधिकारी सस्पेंड हो जाता, अधिकारी को कुछ कार्रवाई हो जाती तो यह होता कि हां इस सरकार का इकबाल ऐसा है कि गलत चीज अभी भी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हुआ वैसा कुछ नहीं। और उससे मजे की बात यह है कि इन्वेस्ट यूपी, उद्योग बंधु, वो जो मामला, मतलब एक आईएएस ऑफिसर अभी छूटा है, अभी छूटा है, वो सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल। लेकिन ये स्थिति भी बीजेपी में हम देख रहे हैं कि मतलब अब क्या ये पूरी तरह से प्रशासनिक दबाव में है? नहीं शेखर जी, 2-3 चीजें देखिए देखनी पड़ेंगी। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उस समय पार्टी के विधायक हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, वहां बड़ा खुला दरबार होता था, कोई भी जाता था, मिल लेता था अखिलेश यादव जी से बतौर मुख्यमंत्री वो, और अपनी बात रख देता था। लेकिन योगी जी की यहाँ इस तरीके का सिस्टम नहीं है, वहां बैरियर है। और बैरियर में क्या है कि जो उनकी अधिकारियों की टीम है उन्हीं की लॉबिंग चलती है, उनके सांसदों की, विधायकों की और उनके नेताओं की कोई लॉबिंग वहां कारगर है नहीं। लिहाजा आधी से ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जो मुख्यमंत्री जी तक स्वतः नहीं पहुंचती, अधिकारी जैसा चाहते वैसा उसको घुमाते हैं। अब मैं एक और चीज कह रहा था, क्योंकि डेवलपमेंट पे विषय है आज का। आप किसी भी प्रदेश या देश की डेवलपमेंट की परिकल्पना तब कर सकते हैं जब उसके ग्रामीण परिवेश में डेवलपमेंट दिखाई दे। उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों के अंदर हमने ग्रामीण परिवेश में कहीं डेवलपमेंट देखा नहीं। आप एक चीज देखिए, महुआ में जब स्वतंत्र देव सिंह जी जाते हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, तो उन्हीं की पार्टी के विधायक उनको घेर लेते हैं और खुलेआम आरोप लगाते हैं। उसके बाद वो सिद्ध कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो दावे कर रहे हैं वो केवल किताबी और कागजी हैं, वो वास्तविकता के धरातल पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आने वाले समय को, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है इनके पास। दूसरी चीज आती है, आप रूरल उत्तर प्रदेश के अगर एक बार थोड़ा सा बानगी उठाए कहीं से भी, भले ही वो दावे करते हैं कि हमने ओडीओपी किया, ये योजना लाई, वो योजना, लेकिन क्या वो योजनाएं धरातल पर उतरी? आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा भागीदारी होती थी ग्राम उद्योग की, पंचायत उद्योग की, हस्तशिल्प उद्योग की और अपने कुटीर उद्योग की। अब ये उद्योग किसी जिले में दिखाई नहीं देते। जहां जहां ये संचालित होते थे वो बिल्डिंगें भी खंडर सी हो गई है, वहां कुछ है नहीं है। ये वास्तविकता है जमीनी धरातल की। अब आप एक चीज देखिए, छोटे शहरों के अंदर आप देखें तो वहां कहीं लूम उद्योग चल रहा है, कहीं घर के अंदर छोटा मोटा काम करने वाले लोग थे, उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। आपने अपग्रेडेशन के दौर में उनको भुला दिया। जब तक आप छोटी ईंट बुनियाद के मजबूत नहीं करेंगे, आप कितनी भी भव्य बिल्डिंग बना लीजिए, उस बिल्डिंग का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सहारनपुर का लकड़ी उद्योग पनपा, मुरादाबाद का पीतल उद्योग पनपा, अलीगढ़ का ताला उद्योग पनपा? नहीं पनपा ना। तो जब आप उनको एम्पावर्ड नहीं कर पा रहे, उनके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहेंसमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो लाके एक्सपोर्ट यहाँ पे क्या करेंगे? ये एक बड़ा विषय। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी सरकार के पास समय है। आप देखिए इतने बड़े एक्सप्रेस, इसका जवाब ले लेते हैं शायद। संतोष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है अब? जी हाँ संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कई ऐसे बिंदु इस बीच में आए, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आपकी सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, जेवर एयरपोर्ट सामने से दिख रहा है, एक्सप्रेसवे सामने से दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओडीओपी की योजना सामने से दिख रही है, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के जो नैरेटिव सेट होना चाहिए था वो या तो नैरेटिव नहीं सेट है, और या फिर शायद हम देख नहीं पा रहे हैं उस चीज को कि सरकार जो काम कर रही है वो कैसे
आखिरी आदमी तक पहुंच रही है, वो विकास की रोशनी गांव तक कैसे पहुंच रही है? संतोष जी, मेरा सवाल आपसे है। जी शेखर भाई, बिल्कुल जो है, जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित ही सरकार की जो योजनाएं हैं, हमने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जो है वर्क करता है, निरंतर सरकार की योजनाओं को लेके जनता के बीच में रहता है, और हमारा चुनाव लड़ने संतोष जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? संतोष जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप बात पूरी करें अपनी। चलती हुई गाड़ी में कर रहे हैं ना, इसलिए लिंक नहीं मिला। का और जीतने का लक्ष्य भी वही रहता है कि किस तरीके से। संतोष जी, आप अपनी गाड़ी या तो रोक लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं रही है। मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि हम आपसे जवाब विधिवत ले नहीं पा रहे हैं। या हमारे साथी संतोष जी को फोन पर जोड़ दें, हमारे साथ में तस्वीर उनकी रखें, फोन पर जोड़ दें उनको। कपिल जी, जिस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में है वो ठीक है, आप कितना भी डेवलपमेंट कर लें, कितनी भी चीजों को रख लें। मैं एक पॉलिटिकल सवाल आपसे लेता हूं, चूंकि उनका जवाब आया नहीं 2 बार से, उनको कोशिश करता हूं कि वो उनसे जवाब आए तो हम इस चीज को आगे लेकर के चलें। उत्तर प्रदेश की जनता की भी अपनी एक मानसिकता है कि हमारी बिरादरी का कौन चुनाव लड़ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या ये विषय रहता है? आपके सामने भी चुनौती रहती है? ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है या भारत जिन लोगों से मिल करके बना है, उसमें विभिन्न धर्म के लोग हैं, उसमें विभिन्न जाति के लोग हैं, वर्ग के आधार पर, भाषाई के आधार पर, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इसको खारिज एक सिरे से नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए, गांधी जी के अगर सपने को पूरा करना है तो आपको निचले स्तर पे जाकर के उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और बड़ा दुख होता है कि जो हमारा संविधान एक वेलफेयर कंट्री के रूप में स्थापित किया गया था, हम तब हमारे अच्छे दिन थे, जब हमारे अभी नया आज़ादी मिली थी, नई नई सरकारें आई थी, वो काम कर रही थी, तमाम सब्सिडीज मिलती थी, तमाम गवर्नमेंट के सेक्टर बनाए गए थे, अच्छे चलते थे, डेवलपमेंट वहां से शुरू हुआ। और सिफत इस बात की है कि जब हमको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो हम सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोजते हैं। तो आप एक बात बताइए, आखिर उन जगहों पे वो कुप्रबंधन क्यों नहीं है? क्यों हम लोग फिर प्राइवेट नहीं खोजते? तो प्रश्न इस चीज का है, जानबूझ के अपने बच्चे को नालायक कर देना, फिर उसको बाद उसको किनारे कर देना, पड़ोस के लड़के को गोद ले लेना और उसको आगे बढ़ा देना। तो जब इस पर सरकार आ गई तो डेवलपमेंट चुनिंदे लोगों के पास, जिसको कहते हैं कैपिटल क्रोनोलिज्म, वो हो रहा है भारत के अंदर, वही उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। मैंने आपको बार बार अर्ज किया कि नैरेटिव कुछ समय तक चलता है, इन्होंने सेट किया समाजवादी पार्टी के खिलाफ, लेकिन हकीकत आप बताइए, हाथ अपने सीने पे रख लीजिए। अखिलेश यादव जी के समय में हमने 100 डायल रिस्पांस सिस्टम जो दिया वो विश्व के स्तर पे था। 10 मिनट में पुलिस पहुंचती थी और हमने इनोवा गाड़ी दी, इनोवा गाड़ी, रिस्पांस सिस्टम को बेहतर बनाया। हमने ईशांस राइफल्स दिए अपने पुलिस वालों को, जो भारी भारी राइफल लेके चलते थे, जिनके कंधे झुक जाते थे और माफियाओं के हाथ में स्टैंड गन और मशीन गनें हुआ करती थी। हमने उनको मजबूत करने का काम किया। हमने वर्दी से लेकर के उनके मेस तक में ज्यादा सुविधा दिया, उनकी तरक्की, उनके पास के जिलों में उनके अपॉइंटमेंट का सबका ख्याल किया कि एक बौद्धिक संतुष्टि होगी तो वो बेहतर परिणाम दे सकेगा। ये हमारी सरकार की सोच थी। हमने 10-90 नंबर दिया वुमेन पावर्ड लाइन कि हमारी बहनों की सुरक्षा कैसे की जाए, सबको इन्होंने पानी में मिला दिया। अब बताओ 100 नंबर को 112 नंबर इन्होंने क्यों किया? क्या एक भी इनोवा गाड़ी इन्होंने रिस्पांस सिस्टम में आज तक खरीदी? क्या इन्होंने एक भी एम्बुलेंस खरीदी? नहीं खरीदी। ये हमारे ही एम्बुलेंस को चला रहे हैं और कागज पर मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रबुद्धजीवी व्यक्ति हैं, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं, आप एंकर हैं, मुझे आप बताइए
कि अगर इन्होंने 80 जिलों में मेडिकल कॉलेज, जैसा इन्होंने कहा कि हर जिले बना दिया, वैसे भी मैं आपको बता दूं, जिन मेडिकल कॉलेज को ये जोड़ के बता रहे हो, उसमें से 40 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं, सरकार के नहीं है, सरकार के नहीं है। और सिफत इस बात की है कि ये सीना ठोकते हैं झूठ पर। अपॉइंटमेंट कर नहीं रहे, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, एक्सरे मशीन खराब है, अल्ट्रासाउंड मशीन है नहीं, कोबाल्ट मशीन है नहीं गोरखपुर के अंदर, जहां गोरखपुर से बाबा आते हैं। कोबाल्ट मशीन खराब पड़ी हुई है मेडिकल कॉलेज के अंदर। हमने जो 36 वेंटिलेटर बच्चों के ट्रॉमा सेंटर के लिए दिया, हमने जो नया वार्ड बना करके दिया 500 बेड का, उसका इन्होंने खटारा लगा दिया। आप सोचिए कि इन्होंने किस स्तर पे काम किया। हमने वायरोलॉजी सेंटर दिया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर। मैं तैयारी करके बैठता हूं दोनों सरकारों की, और मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हम सारे लोग कितने गर्व से गर्वान्वित होते हैं कि देश का सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश ने इस बार दिया 9,12,000 करोड़। अरे भैया, खर्चा कितना किया, कितनी योजनाएं आपने साकार रूप में आप लेके आए। आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता से पूछ लूंगा कि गोरखपुर का कौन सा प्रोडक्ट शामिल किया था, तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है संतोष जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तब जब धरातल पे होती, शेखर भाई मैं बहुत दिल की बात कह रहा हूं, हम सारे लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो डेवलपमेंट के आधार पर ही इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। कोरा बात कह देने से नहीं बनता। हमने जो काम किया है आज उसका परिणाम इनके पक्ष में है। देखिए, हमने अपने ही समय में तमाम सब स्टेशन बिजली के बनाए, विद्युतीकरण हमने अंदर किया कि तार के अंदर जो क्षय होती थी बिजली वो समाप्त हो जाए, उसका लाभ मिला। हमने आनपारा का बिजली सेंटर बढ़ाया, हमने रोजा का एक नया जो है तापीय बिजली दिया, विद्युत घर दिया। इनसे पूछिए कि एक विद्युत घर का नाम नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कौन सा दे दिया। तो सिफत इस बात की है जो धर्म के आधार पर जीत के आ रहा है, जो धर्म के आधार पर जीत के आएगा, जो जाति के आधार पर जीत के आएगा, वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा। आपने बहुत ठीक बात कही कि नेताजी ने कहा था कि ये बताओ कि कितने दिनों में पूरा कर दोगे, और जितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य था उसके 1 महीना पहले दोनों प्रोजेक्ट हम लोगों ने पूरे कर लिए। और इसकी मैं बधाई देना चाहता हूं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इसको हम प्रमुख मुख्य सचिव उस समय आलोक रंजन जी को बधाई देना चाहते हैं, और उनकी टीम को बधाई देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जो सपना साकार करते हुए हम लोगों ने, समाजवादियों ने देखा था, वो आपके धरती पर है, जिसका पिता भी हम चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। मुझे लग रहा है संतोष जी से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है। संतोष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। नवीन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिहाज से अगर हम इस बात को देखें तो क्या जो जाति गुणागणित है उसमें उसको हिस्सेदारी चाहिए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बड़ी चीज डेवलपमेंट यानी जो उसको मिलना चाहिए असल में सरकार से जो उम्मीद होती है, उस लिहाज से चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, वो शायद उतना मुतमईन नहीं है। उसके अपनी चीजें कितनी है, अपने कितने टिकट उसको मिल रहे हैं, या जातीय गोलबंदी किस तरीके की है, शायद उससे ऊपर अभी भी यूपी उठ नहीं पाया है। तो इसमें जनता का हिस्सा पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कहां तक जाता है, जिस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं? नहीं शेखर जी, देखिए एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि जातीय गोलबंदी के चुनाव बिहार और उत्तर प्रदेश में हमेशा होते रहे हैं, इस बार भी होगा। दूसरी एक और चीज आती, जो कोर फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का होता था, वो क्या होता था? हाई कास्ट का वोटर। क्योंकि ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्ण समाज के लोगों की पार्टी है। लेकिन पिछले कुछ कालखंड से हम देख रहे हैं कि सवर्ण समाज के खिलाफ फैसले आ रहे हैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार की तरफ से। SC/ST एक्ट खत्म किया गया, मोदी सरकार दोबारा लेके आई, और जानते हुए कि इसका भयंकर मिसयूज हो रहा है, बावजूद इसके आप ले आए, उसमें आपने और ज्यादा तगड़े प्रावधान कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, आपने फिर भी ऐड कर दिए और कठोरता के साथ ले आई। दूसरी गलती इन्होंने क्या कर दी कि अभी आप UGC कानून जिस तरीके का लेके आए, अलंकार अग्निहोत्री, अनिल मिश्रा और तमाम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, ये शांत नहीं हुआ है, ये अंडर करंट बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा। और दूसरा, जब शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो प्रकरण हुआ, बटुकों की जो चोटियां खींची गई, वो सीधा सीधा प्रहार ब्राह्मण समाज के ऊपर था। अब वो ब्राह्मण समाज उस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर लेगा? नहीं करेगा। और मैं बता रहा हूं आपको
कि जहां ब्राह्मण समाज जाता है वहां सवर्ण समाज जाता है। अब आप एक चीज देखिएगा कि अगर सवर्ण समाज का आप टोटल मान लो उत्तर प्रदेश के अंदर 35% वोट है, उसमें अगर 7% स्लाइड कर गया सपा की तरफ या किसी और तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी को जो 7 मिलता तो 7 चला गया तो 14% का नुकसान हो गया। तो आप सरकार में आएंगे कैसे? और डेवलपमेंट के मुद्दे की जहां तक बात है तो जमीनी धरातल पर अभी डेवलपमेंट नहीं उतरा है 9 वर्षों में, जितना उतरना चाहिए था या जितने भारतीय जनता पार्टी दावे करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए नवीन जी, जमीनी धरातल कपीस पर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तकनीकी वजहों से संतोष जी अपनी बात पूरी रख नहीं पाए, लेकिन इतनी बात तो तय है आज की चर्चा में जो बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चीजों को पेश कर रही है जनता के सामने, उससे जनता लाभान्वित भी हो रही है, कई स्तर पर हो रही है। बहुत सारी चीजों में क्विक रिस्पांस दिखता भी है, लेकिन अभी भी शायद बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और जो बीजेपी ने किया है, जो योगी सरकार ने किया है, उसमें बहुत सारा इंप्लीमेंटेशन ऐसा है जो शायद कागज पर ही पड़ा हुआ है, उसको असल लोगों तक लेकर के गए ही नहीं हैं। तो शायद ये एक समय है जब सरकार अपनी तरह से दोबारा उन रस्सियों को कस सकती है, लगाम को खींच सकती है कि उसकी योजनाएं जो उसने बनाई, जो धरातल पर उतरनी चाहिए थी, वो धरातल पर नीचे तक जा करके उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने का समय है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर सरकार अपनी तरह से प्रदेश में, देश में डेवलपमेंट के काम करती है, लेकिन जातीय गोलबंदी हमारे देश की एक सच्चाई है। उत्तर प्रदेश खासतौर से जातीय गोलबंदी में फंसता रहा है, लेकिन उसको माफिया राज से अगर मुक्ति मिलती है तो वो उसे पसंद करता है, उसको अगर साफ सुथरी सड़कें मिलती हैं तो वो उसे पसंद करता है, उसको अगर नागरिक सुविधाओं में इजाफा मिलता है तो वो भी उसे पसंद आता है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि क्या जो बातें कही जा रही हैं वो वास्तव में धरातल पर उस तरह से उतर रही हैं जितने बड़े दावे हैं। तो ये एक सवाल बीजेपी के लिए आज इस चर्चा में बचा रह गया है कि आखिर वो स्थिति कैसे बीजेपी बनाएगी जहां पर वो अपनी चीजों को एक नंबर में, एक साथ, एक समाज से दूसरे समाज के बीच में उसको पहुंचा पाए, ताकि आने वाला चुनाव वास्तव में डेवलपमेंट के ही मुद्दे पर लड़ा जा सके। नमस्कार। सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने अपने नकारेपन के कारण जो हवाई अड्डों का जो हस्त्र हुआ वो हस्त्र जेवर का ना हो। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया।